Hi guys, welcome in my YouTube channel Education Hub. I am Vivek Singh. We will discuss today heating effect of electric current. In last class अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा था ओम्स लॉ और उसके कुछ इफेक्टिव्स, ठीक है। और आज हम ओम्स लॉ के बाद आपने देखा कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल। अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक पोर्शन है आपके क्लास का, आपके चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इसके लिए। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आइए समझते हैं। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इट्स नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल हीटिंग। इसे क्या कहा जाता है? जूल हीटिंग भी कहा जाता है। जूल हीटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने ही इस इफेक्ट को दिखाया था सबसे पहले और रिलेशन को बताया था। इसी वजह से इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल हीटिंग नाम से भी जाना जाता है। गॉट इट? तो जूल हीटिंग क्या है या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए हीट एनर्जी में, दैट इज नोन एज जूल हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कैसे होता है ये समझ लेते हैं इससे, फिर उसके बाद आपके नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल बताएंगे। ये मान लो कोई एक वायर है, ठीक है, जो कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट कब फ्लो होगा? जब इसको हम सेल से कनेक्ट कर देंगे, सेल से हम कनेक्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो होना ऐसे शुरू हो जाता है। अब क्या होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अभी आपको हमने कुछ देर पहले बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एक एटम दूसरे एटम से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, तीसरा चौथे से टकराएगा, और इसी टकराहट को ही क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये एटम दूसरे एटम को रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। गॉट इट? तो रेजिस्ट करता है, पहला एटम दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, एक तरह से रेजिस्ट करता रहता है, इसी वजह से रेजिस्टेंस कहा जाता है। और हम जानते हैं कि जब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हीट उतनी ही ज्यादा होगी। सोचो, पहला दूसरे से टकराया, कुछ एनर्जी हुआ, दूसरा तीसरे से टकराया और गर्म हुआ, तीसरा चौथे से टकराया और गर्म हुआ, चौथा पांचवा से टकराया और गर्म हुआ। होगा ना ऐसे ही? बार बार टकराओगे, बार बार ऐसी कोई चीज टकराएगा, बार बार टकराएगा, तो जितनी ज्यादा बार टकराएगा हीट उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हीट है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस व्हाट? इट मींस कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस तरीके हम बता सकते हैं हीट क्या होगी? ज्यादा होगी। कब? जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा? जब रेजिस्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में रेजिस्टिविटी में, ठीक है। उसके बाद एरिया क्या होगा? कम होगा, तो उस समय रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसीलिए हम इस वायर को, मैक्सिमम वायर को जो अपने घर में यूज करते हैं, कॉइल फॉर्म में रखते हैं। कैसे? कॉइल फॉर्म ऑफ वायर। कॉइल फॉर्म ऑफ वायर मतलब इस तरीके से ऐसे मोड़ मोड़ के रखते हैं। इट मींस क्या कि इस तरीके से हम मोड़ मोड़ रखेंगे तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा। वायर को थिक कर देंगे और उसको इस तरीके से मोड़ के रखेंगे तो कम एरिया में लेंथ कितना हो जाएगा? ज्यादा, और एरिया कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा, लेंथ ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा, और रेजिस्टिविटी ज्यादा तो हीट ज्यादा। तो हीट ज्यादा जनरेट करने के लिए इस तरीके से कॉइल फॉर्म में वायर को रखते हैं। गॉट इट? अब एक नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, उसके पहले आप ये भी सुन लीजिए कि द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट डिपेंड्स ऑन, जब करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? उसके करंट पे, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या? करंट जितना फ्लो होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और कब? जितने ज्यादा टाइम तक होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना हीट ज्यादा होगा। इस तरीके से हीट इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और इसी रिलेशन को, ये जो रिलेशन है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, इसे क्या कहा जाता है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है, याद रख लेना। इसे क्या कहा जाता है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग। किसे कहा जाता है? इसी रिलेशन को। क्यों कहा जाता है बेटे? क्योंकि जूल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रिलेशन को दिखाया सबसे पहले, इस वजह से इस हीट इफेक्ट का नाम जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। गॉट इट? इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा, हीट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। किसके नाम पे? इन्हीं के नाम पे होता है। जूल के नाम पे ही हीट की यूनिट का नाम क्या रखा गया है? जूल रखा गया है। गॉट इट? अब एक बात, नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल हम आपको बता रहे थे, कैसे बताएं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं क्या होता है। जैसे आपके यहाँ पंखा चल रहा होता है, फैन बहुत देर तक चल रहा होता है, देखते हैं आप 2-4 घंटे बाद फैन चलने के बाद अचानक जब फैन बंद होती है, फैन तो बंद हो गई, लेकिन आप देखेंगे फैन बंद होने के बाद जो उसका वो पोर्शन होता है उसको जब हम टच करेंगे देखेंगे वो गर्म रहता है ना। गर्म क्यों रहता है? क्योंकि वही इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसकी वजह से वो मूव कर रहा था वही किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या हो गया? गर्म हो गया, हॉट हो गया। और इसी वजह से इसको हम किस इफेक्ट में रख सकते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। एक और एग्जांपल, बल्ब जलता है आपके घर में, बल्ब काफी देर तक 2-4 घंटे के बाद 10-20 घंटे के बाद जल के जब एक बार लाइट करती है आप बल्ब को बंद करते हैं तो आप बल्ब को जैसे ही छूते हैं बहुत गर्म लगता है आपको, है ना। क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिक करंट था किसमें कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। इसी वजह से बल्ब क्या हो गया? गर्म हो गया। गॉट इट? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। क्लियर? अब देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? ठीक है, द टोटल वर्क डन बाय करंट। ठीक है, किसी कंडक्टर में कोई करंट जितना वर्क करता है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जितना काम करेगा वही क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम जानते हैं वी नो दैट कि I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। पहले से पढ़ा था, फर्स्ट क्लास याद करो। Q इक्वल टू IT, वहां से हमने पढ़ा था I इक्वल टू Q अपॉन T। या हम क्या कर सकते हैं? Q इक्वल टू IT, हमने पढ़ा था ना, Q इक्वल टू IT। अब if W work done by carrying a charge from one into another point, किसी एक जगह से कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाने में अगर W वर्क करना पड़ता है, कोई चार्ज है Q, एक चार्ज है Q, इस चार्ज को यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है? W वर्क करना पड़ता है। तो हम पाएंगे कि V इक्वल टू क्या हो जाता है? W अपॉन Q। पढ़ चुके हैं। और W इक्वल टू VQ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम देखें तो क्या मिलेगा हमें? W इक्वल टू VQ यहाँ मिला था, तो Q इक्वल टू IT यहाँ मिला था, तो W इक्वल टू V और Q है तो Q की प्लेस पे क्या लिख देंगे? IT। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू VIT। गॉट इट? ये हो जाएगा हमारा क्या? इक्वेशन नंबर 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो इधर-उधर हो जाएगा सब कुछ। बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है? एक लाइन एक वर्ड सुनिएगा। इक्वेशन नंबर 3 तक क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम इसमें ओम लॉ लगाएं तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 4। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इस और इस इक्वेशन से देख लें, यहां पे W इक्वल टू VIT था और यहां पे V इक्वल टू IR। तो हम 3 और 4 इक्वेशन से देखें। इक्वेशन नंबर 3, यहां W था, W लिख दिया, इक्वल टू VQ था, है ना, और यहां पे W इक्वल टू क्या था? VIR था। ठीक है, सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 3 है, W इक्वल टू VIT। इक्वेशन नंबर 4 है V इक्वल टू IR। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 देखें, W इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। देखो V इक्वल टू IR होता है तो W इक्वल टू क्या लिख दिया हमने? VIT भी हमने देखा था, W इक्वल टू VIT, तो V के प्लेस पे क्या लिख दिया? IR और IT ऐसे ही लिख दिया। गॉट इट? क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इसलिए इस V के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? IR। तो IR into IT, तो I और I स्क्वायर RT, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। क्लियर? अब देखते हैं एज I इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि यहाँ V इक्वल टू IR है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ठीक है, I इक्वल टू V अपॉन R फ्रॉम इक्वेशन 3। अगर हम I के प्लेस पे V अपॉन R रखें तो इक्वेशन नंबर 3 का क्या कंडीशन हो जाएगा? देखो कहां है इक्वेशन नंबर 3? यहां है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करें? I के प्लेस पे क्या रखते हैं? क्या कह रहा है प्लेस रखने के लिए? V अपॉन R। तो हम पाएंगे V इक्वल टू V इनटू क्या गया इक्वेशन नंबर 3? I के प्लेस क्या रखते हैं? V अपॉन R इनटू T। तो क्या मिल जाएगा? V स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर T अपॉन R। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान से सुनो, अब हमें W के कई वैल्यू मिल चुके हैं। कैसे? देखते हैं ऐसे 10, इस तरीके से हमें W कितने वैल्यू मिल गए? W इक्वल टू VIT, ये हो गया, इक्वल टू I स्क्वायर RT, देखो I स्क्वायर RT ये हो गया, इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R ये हो गया। इस तरीके से W को हमें 3 वैल्यू मिल गए, क्या? VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T अपॉन R। अब हम देखेंगे इन केस द कंडक्टर इज अ हीट
heating appliance, then this energy W is converted into heat. हमने आपको भी क्या बताया था कि जब वो पंखा चलता है, जब वो फैन चलता है, तो उसका जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, चलते चलते किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीटिंग एनर्जी में। मतलब जो वर्क कर रहा है वो चलने का मतलब W, वर्क मतलब W, जो कर रहा है वही W किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। हीट मींस H, तो W किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H में। वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि W इक्वल टू H इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू U स्क्वायर T अपॉन R। इस तरीके से हमें एक और फार्मूला मिलता है कि जहां W है वहां हम क्या ले सकते हैं? H लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। तो हमें एक और फार्मूला मिलता है H इक्वल टू VIT इनटू I स्क्वायर RT इनटू इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। गॉट इट? इस तरीके से हमने कुछ रिलेशन निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अभी कुछ ही देर बाद आपको एक नया वीडियो लेके आते हैं, तब तक आज को एक बार रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।